सो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? एक बार कंफर्म कर लो बेटा। फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। बेटा सबको आवाज आ रही है ना? एक बार कंफर्म करो फटाफट। ओके, चलो गुड। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से समझना सभी लोग कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जो हम लोगों को पूरा कवर करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरा, कि क्या क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट है और क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए बेटा। सो सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे जो बहुत ही आसान टॉपिक है आप सबके लिए, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर को देखने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमारा क्या होता है एंड किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, कुछ बच्चों ने ज्वाइन, एक सेकेंड, दैट इज जेएनवी रामनगर ने ज्वाइन कर लिया ना? हाँ, पीपी, गुड। चलो, तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमारा क्या होता है, किस तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, तुम सबको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। सिंपल से याद रखना, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। नाउ देखो, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाई जेड। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। सो द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड, ये भी आप लोग याद रख लेना। यानी एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। अभी ये थोड़ा सा उसके बारे में बता रखा है, क्या कह रखा है कि भाई एटम जो होता है वो टोटल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे न्यूट्रल होता होगा? अब मैं बोल रहा हूँ कि एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज कर देता है? इलेक्ट्रॉन कर देता है। तो वही बोल रहा है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये जब की कहानी है जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हो। ऐसे भी केसेस होते हैं बेटा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो हम बोलते हैं नेगेटिव एटम है, या प्रोटॉन ज्यादा है तो हम कटायन की बात करते हैं, अनायन की बात करते हैं, है ना। तो वो चीज की बात हो रही है। तो एटॉमिक नंबर तो क्लियर है, मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा बता देना, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट देखो बेटा कि मास नंबर क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मास नंबर, कि ये मास नंबर होता क्या है। तो मास नंबर होता क्या है और किस तरीके से आप मास नंबर को समझते हो, इन दोनों की बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से, ठीक है। कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मास नंबर, और इस मास नंबर को हम लोग समझते कैसे हैं, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर इज द सम ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, है ना। यानी मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोल रहे थे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, उन्हीं के सम को हम क्या बोलते हैं बेटा? मास नंबर, ठीक है। उन्हीं के सम को हम लोग मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। डन, क्लियर है ये चीज? किसी कोई डाउट नहीं आता? चलो भाई, तो ये चीज तो बिल्कुल आपकी अच्छे से क्लियर हो गई कि किसको आप डिफाइन करोगे मास नंबर से और किसको आप ऐसे समझोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आता है बेटा, जब आप मास नंबर एक बार आप समझ जाते हो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? तो नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास, दैट इज कि मास नंबर को आप लिखोगे कैसे। तो इट इज डिनोटेड बाई ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम? ए से। तो इट इज डिनोटेड बाई ए, तो ए से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ए होगा, और ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? जेड प्लस एन, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या हो गया? जेड प्लस एन, याद रखना। तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का मास नंबर की कहानी पूरी, ठीक है। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट नहीं?
चलो बहुत बढ़िया। इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोला न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन कैसे निकाल दोगे? ए माइनस जेड करके, ठीक है। तो ए माइनस जेड करके आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। तो ये तरीका होगा हम लोगों का बेटा न्यूट्रॉन निकालने का, कि जब भी न्यूट्रॉन निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, ए माइनस जेड, ठीक है। तो इससे हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो ये हो गया पूरा मास नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द मास नंबर। नेक्स्ट बेटा, what do you mean by this term small n? तो n is the number of neutrons and m is the mass number, ठीक है। तो मास नंबर हमारा हो गया किसी भी, जिसका भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो मास नंबर को हम हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, राइट। दैट इज ए इज इक्वल टू जेड प्लस। नेक्स्ट देखो बेटा, एटॉमिक मास इज अ फ्रैक्शनल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। जो एटॉमिक मास होता है ना, वो फ्रैक्शन में आती है उसकी वैल्यू। एटॉमिक मास की वैल्यूज किस में आती है? फ्रैक्शन में आती है। तो कोई पूछता है कि व्हाई एटॉमिक मास कम्स इनटू फ्रैक्शन, कि एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों आता है? तो एटॉमिक मास इज एन फ्रैक्शनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स के प्रेजेंस होने के चलते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स, जो हमारे एटॉमिक मास होता है ना, वो हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यूज आती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम लोग हाइड्रोजन का जब मास लेते हैं तो हम बोलते हैं 1, है ना, लेकिन एक्चुअल में कितना लिखा होता है हर जगह? 1.07 अराउंड लिखा होता है ना। हम उसका अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं। उसी तरीके से अब क्लोरीन का 35.5 होता है ना। उसी तरीके से अगर आप सोडियम का भी देखोगे तो अलग आएगा, 11 एटॉमिक नंबर हो गया, 23 पॉइंट समथिंग होता है मास नंबर, पर हम 23 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि वाई एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल, कि फ्रैक्शनल में वैल्यूज क्यों आती है एटॉमिक मासेस की। तो आप क्या बोलोगे? एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। अभी पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोटोप्स आर दोज एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, जैसे कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो 6 एटॉमिक नंबर है, बट मास नंबर देखोगे 12 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये देखने को कहानी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई क्या? क्लियर है? देखो बेटा, यानी आइसोटोप डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी आइसोटोप जो डिफर होता है वो डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है बस, ठीक है। और आइसोटोप्स में भी डिफर इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज बट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी जो आइसोटोप्स होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो अलग होता है, में डिफर इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, बट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के चलते वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। डन? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, नाउ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हाइड्रोजन हैज अ 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स होते हैं बेटा। तो कौन कौन से हाइड्रोजन के 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स होते हैं? चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स होते हैं बेटा? तो पहले को बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। पहले को क्या बोलते हैं? प्रोटियम, याद रख लेना। तो पहला हो गया हम लोगों का प्रोटियम, ठीक है। दूसरा, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन भी बोलते हैं, दूसरा होता है बेटा 1H1 या 1D2 लिखा होता है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं या फिर हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं या फिर हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अ, चलो, तो ये ड्यूटेरियम हो गया या फिर हैवी हाइड्रोजन की कैटेगरी में आता है हमारा, ठीक है। तो ड्यूटेरियम एंड हैवी हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट होता है हमारा 1H3 और 1T3, जिसको ट्रिटियम बोलते हैं। और ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। ट्राइटियम बोलते हैं या फिर इसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये हमारे हाइड्रोजन के 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स होते हैं। दैट इज प्रोटियम, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है। तो ये 3 हो गए बेटा। आइसोटोप्स क्यों बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? देखो, एटॉमिक नंबर सबका 1 है, 1 1 1, लेकिन नंबर ऑफ एटॉमिक मास अलग अलग है। 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। तो बेटा अगर मैं न्यूट्रॉन बोलूं तो निकाल दोगे आप सभी लोग अलग अलग न्यूट्रॉन? पहले वाले केस में, प्रोटियम के केस में न्यूट्रॉन कितना आएगा? 0, 1 - 1 0। सेकेंड के केस में 2 - 1 दैट इज 1। और थर्ड केस में 3 - 1 दैट इज 2, तो वहां पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग आइसोटोप्स वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पूरा तरीका हो जाता है बेटा हम लोगों का कैलकुलेट करने का। ये इस तरीके से आप लोग न्यूट्रॉन निकाल सकते हो और आइसोटोप का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है।
चलो भाई, तो ये तो हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा, नॉर्मल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, नॉर्मल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू एन एक्सटेंट 99.985% प्रेजेंट होता है। कौन सा? नॉर्मल हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो नॉर्मल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट कितने में अमाउंट में? 99.985% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जबकि ड्यूटेरियम का अमाउंट जो है वो बहुत कम है, दैट इज 0.015% ओनली। तो ये सिर्फ 0.015% प्रेजेंट होता है ड्यूटेरियम। और ट्राइटेरियम तो ट्रेसेस में होता है, देख रहे हो, 10⁻⁻16 में प्रेजेंट है। तो बहुत ही रेयर होता है प्रेजेंट, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इन सबको समझ सकते हो कि किसका अमाउंट कितना है और कौन किस किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डन? समझ आ गया यहाँ तक? डन बेटा? चलो, हाफ लाइफ टाइम जो ट्राइटियम का होता है ना बेटा, वो बहुत ही कम होता है। आप जैसा देख सक रहे हो कि बहुत ज्यादा कम होता है हाफ लाइफ टाइम ट्राइटेरियम का। कितना हो रहा है बेटा? अराउंड ये होता है वैल्यूज 12.33 ईयर्स है ना, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ट्राइटियम। तो ये इसकी वैल्यूज होती है बेटा ट्राइटियम का हाफ लाइफ टाइम। डन? देखो, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपको दे रखा है कुछ आइसोटोप्स और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह बताने थे। तो बता सकते हो आराम से, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, इजीली बता सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। इसको आपको क्राइटेरिया में यहाँ पे दे रखा है। तो कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करोगे बेटा? तो देखो, मान लो जैसे आइसोटोप्स आपको दे रखा है 1H1, 1D2, 132, तो इसके लिए सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। तो इजिली सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो कि किसके लिए क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये अभी अभी निकाला भी था हम लोगों ने, तो कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, इसको इजिली आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। डन? बताओ भाई, क्लियर हो गया ये चीज? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? चलो, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों के लिए। तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का एक क्वेश्चन है छोटा सा। द हाईएस्ट न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो आपसे पूछा है कि आप मुझे हाईएस्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो बताइए। सो द हाईएस्ट न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज फॉर, कौन से आइसोटोप्स के लिए हाईएस्ट वैल्यूज आएगी? तो आसानी से यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यूज बता सकते हो कि किसके लिए हमारी हाईएस्ट वैल्यूज यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो देखो बेटा, किसके लिए निकाल सकते हो? तो आपको साफ साफ न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का यहाँ पे दे रखा है रेशियो। तो आप कैसे बोल सकते हो बेटा? ट्राइटियम के लिए रेशियो कितना आ रहा है? 2। तो ट्राइटेरियम के लिए 2 रेशियो आ रहा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यूज है, यानी द हाईएस्ट न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो फॉर ऑल द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फॉर ट्राइटेरियम आइसोटोप, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो याद रखना इस वैल्यूज को, ठीक है। वैल्यूज हमारी यहाँ पे 2 हो गई। डन? नाउ अब आता है व्हाट इज हाइड्रॉन। आपसे एक छोटा सा चीज पूछा गया है कि हाइड्रॉन क्या होता है। हाइड्रॉन आप किससे समझते हो, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म हाइड्रॉन? तो चलो देखते हैं कि ये हाइड्रॉन क्या होता है, हम लोगों का क्या तरीका होता है हाइड्रॉन को समझने का। तो देखो बेटा, हाइड्रोन इज द जनरल नेम फॉर द कटायनिक फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। यानी जो हाइड्रॉन होता है वो एक जनरल नेम होता है फॉर द कटायनिक फॉर्म ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल H+, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है जनरल नेम होता है कटायनिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो विच इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल H+, ठीक है। तो उसको हम लोग H+ के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब देखो, द टर्म हाइड्रोजन इंक्लूड द कटायन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप H+, D+ एंड T+, ठीक है। तो इसी को हम लोग हाइड्रोन के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, की क्या क्या मेन आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास कार्बन के? तो व्हाट आर द मेन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन? तो चलो देखते हैं कि क्या क्या मेन आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। तो कार्बन के आइसोटोप्स देख लो, पहला है C6, सॉरी 6 and 12 है, फिर 6 13 है, फिर 6 और 14 है। एटॉमिक नंबर तो सब में 6 6 6 है, लेकिन आप उसको देखो मास नंबर को। तो एक में मास नंबर है 12,
एक में है 13 और एक में मास नंबर कितना आ गया है 14। ठीक है। और एटॉमिक मास आपको दे ही रखा है 12 13 14, तो न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो इजिली। एक में न्यूट्रॉन 6 आ रहा है, एक में न्यूट्रॉन 7 आ रहा है, और एक में न्यूट्रॉन आपका कितना आया है बेटा, तो एक में न्यूट्रॉन आपका निकल के आ गया है 8। ठीक है। तो ये तरीका हो गया पूरा। नेक्स्ट देखो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से सिंबॉलिक हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है, जिसमें जेड तो उसके एटॉमिक नंबर को बताता है और ए उसके एटॉमिक मास को बताता है। तो आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये हम लोग जितने भी एटम्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर उसी से किसी को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक्स इंडिकेट करता है किसी भी एलिमेंट को, जेड इंडिकेट करता है उसके एटॉमिक नंबर को, और ए रिप्रेजेंट करता है उसके मास नंबर को। डन। नाउ, अब ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आता है व्हाट इज आइसोबार। तो आइसोटोप का मतलब क्या था, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर सेम है बस मास नंबर अलग है। तो आइसोटोप्स तो वो होते थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग होता था। अब बात हो रही है कि ये आइसो बार्स क्या होते हैं। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म आइसो बार। तो चलो देखते हैं आइसो बार की कहानी, कि ये आइसोबार्स क्या होते हैं क्या नहीं। तो आइसोबार आर द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम मास नंबर। मतलब इनका मास नंबर तो सेम होता है, दे हैव अ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर इनका क्या होता है। सो आइसोबार ऐसे एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे, वहां पे सेम एलिमेंट्स है आइसोटोप में, तो सेम मास नंबर होगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ये चीज याद रखनी है बेटा आपको। ठीक है, तो सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से बेटा आप इस पूरे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एग्जांपल ले लें कुछ। चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एग्जांपल के लिए किसी ने दे दिया कि मेरे को आर्गन दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है और कैल्शियम दे रखा है। तो ये तीन चीजें दे रखी है, क्या क्या, आर्गन है, पोटेशियम है और मेरे पास है कैल्शियम। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, तो एटॉमिक नंबर अगर मैं बात करूं तो तीनों का अलग है। एक का 18 है, एक का 19 है और एक का 20 है। तो एटॉमिक नंबर तो तीनों का डिफरेंट है, दिख ही रहा है, 18 19 और 20। लेकिन अगर आप इसके एटॉमिक मास की बात करो तो सेम है, 40 40 40। ठीक है, तो एटॉमिक मास इन सबका सेम है, तो ये आइसोबार की कैटेगरी में आते हैं। यानी आइसोबार हम किसको बोलेंगे, आइसोबार हम उनको बोलेंगे बेटा जिनका की एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास सेम होगा। ये चीज याद रख लेना। न्यूट्रॉन्स आप यहाँ भी निकाल सकते हो। अगर आप बोलो कि आपको और एग्जांपल, तो आप ना नॉर्मली एग्जांपल कार्बन का ले सकते हो, बिकॉज कार्बन के ह्यूज रेंज ऑफ आइसोटोप्स होते हैं ना। तो जैसे मान लो मैंने लिया कार्बन का 6 और 14, ये वाला भी कार्बन एग्जिस्ट करता है। और मैंने नाइट्रोजन ले लिया 7 और 14, तो ये भी एक दूसरे के आइसोबार हो गए, है ना, ये भी एक दूसरे के आइसोबार हो गए, क्योंकि इनका मास नंबर तो सेम ही आ रहा है। तो ये भी एक दूसरे के आइसोबार की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के आइसोबार कहलाते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप इन सबको याद रख सकते हो कि कौन आइसोबार होगा, कौन आइसोटोप्स होगा और क्या क्या इसकी कहानी होगी। डन। चलो, नेक्स्ट आते हैं। ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी से सभी आंसर्स निकालेंगे और जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा फटाफट से। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 35 BR80। इसके अंदर आपको निकालना है कैलकुलेट करके। जल्दी से मुझे सभी लोग बताएंगे। प्रोटॉन्स भी, न्यूट्रॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, तीनों चीजें निकालनी है। बताओ भाई, क्या क्या आएंगे तीनों चीजें, कितनी कितनी। एक ने बोला है 2। और बताओ भाई कोई। बाकी बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको। निकल गया बेटा सबका, एक ही बच्चे का रिप्लाई आया है बस।
चलो, तो देखो बेटा, सिंपली ऑप्शन जो टू जिसका भी आया था बिल्कुल सही है ना। यानी इसका एटॉमिक नंबर आपको 35 दे ही रखा है। इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालोगे, बिकॉज न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फॉर द न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। और न्यूट्रॉन्स के लिए आपने -z किया तो 45 आ गया, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन आप ऐसा होमवर्क के लिए रख लो, इस तरीके से आप कर सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने गिवन है। आपको इसका प्रॉपर सिंबल बताना है, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल बनाना है एक्स के टर्म्स में। और आपको तीन वैल्यूज गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है, प्रोटॉन्स भी गिवन है, और न्यूट्रॉन्स भी गिवन है, ठीक है। तो आपको इसको असाइन करना है प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। डन। नाउ अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, कि ये क्या होता है वेव नेचर, है ना। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो चलो देखते हैं वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कि क्या होता है ये। बेसिकली द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये है बेटा, सबसे पहले मैक्सवेल एक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल ना मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन, alternating electric and magnetic field are produced and transmitted. So these field are transmitted in the form of wave called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये याद रख लेना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर वेव नेचर की बात जब भी होगी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसमें क्या याद रखना है आपको, कि हमारे एक जेम्स जेम्स मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट है, इसने क्या बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन, ठीक है, कैसे मूव करता है, अंडर एक्सेलरेशन मूव करता है, ठीक है, तो क्या होता है, अंडर एक्सेलरेशन मूव करता है। सो alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted. So these fields are transmitted in the form of wave called electromagnetic wave, जिसको electromagnetic wave बोला जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखो इसमें क्या याद रखना है। तो पहला, द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, भी दिखाऊंगा डायग्राम से, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऊपर चलेगा, ठीक है। तो एक दूसरे के वो 90 डिग्री पे होते हैं। यानी अनलाइक साउंड वेव एंड वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखो, इसी के अंदर हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा हमारा क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, क्या होता है, चलो देखते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को। डन। देखो बेटा, सो इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, ये प्रैक्टिकली वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कि when the light passes from a lighter medium that is air to a denser medium that is solid prism, है ना, the wave, है ना, the wave with shorter, the wave with the shorter wavelength bends more than the wave with the longer wavelength, है ना। यानी ऐसी वेव जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ज्यादा बेंड्स करती है, यानी द वेव विद द शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वेव विद द लॉन्गर वेवलेंथ, ये याद करने वाला पॉइंट है। दैट इज, अब मैं बात करूं अगर, कि वॉयलेट लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम बेंड मोर देन द रेड लाइट, ठीक है। वाई, बिकॉज तुम सबको पता है कि रेड लाइट को हम ज्यादातर यूज करते हैं एज अ सिग्नल्स की तरह। वाई, बिकॉज इट स्कैटर्ड लीस्ट अमंग द विजिबल रेडिएशन। अभी हमने क्या पढ़ा था, विव क्योर। तो जैसे जैसे वॉयलेट से रेड की तरफ आप जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमने क्या बोला है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, द वेव विद द शॉर्टर वेव बेंड्स मोर एंड द वेव विद द लॉन्गर वेवलेंथ बेंड्स लीस्ट, वो कम मुड़ता है। इसीलिए जितने भी हमारे ये सिग्नल्स वगैरह होते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस का रेड से लिखा होता है या ट्रैफिक सिग्नल, रेल सिग्नल, जितने भी होते हैं, वो रेड कलर के इसीलिए होते हैं बेटा, क्योंकि रेड कलर की जो है लाइट, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा ना वो लेस बेंड होगा, वो ज्यादा बेंड नहीं होगा। तो रेड लाइट इज यूज इन अ सिग्नल एज इट स्कैटर्स लीस्ट अमंग द विजिबल रेडिएशन, है ना। यानी जितने विजिबल रेडिएशन उसमें से वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, ये कहानी होती है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा समझते हैं।
समझ आ गया? क्लियर है ये? चलो देखो बेटा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हम लोग का जेड एक्सिस है। तो किस तरीके से रेडिएशन चलती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखो, इस तरीके से हमारा रेडिएशन पास हो रहा है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। ये किसका कंपोनेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, याद रखना। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया, और ये इसके परपेंडिकुलर एक और ग्रीन लाइन जो दिख रही है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बताएगी। यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है। तो यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अब देखो, स्पेक्ट्रम किसको डिफाइन करोगे? मतलब स्पेक्ट्रम अभी समझ तो लिया कि भाई कौन सी लाइट ज्यादा बेंड हो रही है, कौन सी मुड़ रही है। अब हमें ये समझना है कि डिफाइन कैसे करोगे स्पेक्ट्रम को। सो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं बेटा, एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ होता है जिसमें वेरियस कलर बैंड्स होते हैं ऑफ अ विजिबल रीजन, है ना। यानी एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ, एक सीरीज होता है अलग अलग कलर के अलग अलग वेवलेंथ का, ऑफ द वेरियस कलर बैंड विद द विजिबल रीजन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। या फिर आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि a series of wavelength of a various region of electromagnetic radiation is called spectrum। तो इस तरीके से भी आप इसको समझा सकते हो, ठीक है। चलो, a series of closely black line is called बैंड। तो समझते हैं जरा इसको, कि मान लो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मान लो विजिबल लाइट की बात कर रहा हूं मैं, और इनफैक्ट ऑफ एनी रीजन विदाउट एनी गैप इन इट्स कलर फ्रॉम वॉयलेट टू रेड इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो देखो, दो तीन तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं। एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जिसमें कोई भी गैप नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर कोई भी गैप नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी गैप देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद विजिबल लाइट, और इनफैक्ट एनी रीजन विदाउट एनी गैप इन इट्स कलर, जिसमें कोई गैप नहीं होता कलर में, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। वॉयलेट टू रेड एक कंटिन्यूअस दिखेगा, आपको कोई गैप नहीं दिखेगा कलर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेनबो, ठीक है। तो रेनबो जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा। नाउ इफ एनी वेवलेंथ और कलर इज मिसिंग फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर इसमें से कोई भी कलर मिसिंग हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या, किस कौन से कैटेगरी में आएगा बेटा? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के कैटेगरी में आएगा, याद रखना। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज क्या होती है और किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो। तो मान लो आपके पास एक्सरेज है, जिसकी मान लो अब यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे हम, ठीक है। तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी। तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है बेटा? 10 की पावर 24 से लेके 10 की पावर 20 तक। उसी तरीके से अब एक्सरेज की देखो 10 की पावर 18। यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 16। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी देखो, फिर इंफ्रारेड देखो, इनके बीच में होती है विजिबल लाइट की। इंफ्रा और यूवी दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबकी फ्रीक्वेंसीज को भी रिमेंबर रख सकते हो कि भाई रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसीज क्या है, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑडियो वेव्स जो है, तो इन सबकी फ्रीक्वेंसी का बेटा एक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो यही हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी और अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ईएमआर है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज है ये। तो गामा रेस कहाँ से कहाँ तक होता है? गामा रेस की वैल्यू 10 की पावर 24 से 10 की पावर 20, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज गामा रेस की है, ठीक है। और हमारा विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? तो बिटवीन यूवी रेस से लेके इंफ्रारेड, इनके बीच में लाई करता है। तो ये वैल्यूज आप याद रख सकते हो इन दोनों के बीच में। अब देखो बेटा, ये रहा हम लोग का विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये हम लोगों का विजिबल स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आता है। यानी
यहाँ पे जितने भी वेवलेंथ है, ये जो वैल्यूज दिख रही है आपको, 400, 500, 600, 700, 450, 750 नैनोमीटर, ये सभी के सभी नैनोमीटर्स में वैल्यूज है। और यही स्पेक्ट्रम है बेटा, विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हम लोगों को दिख रहा है। देख रहे हो, वॉयलेट से शुरू हो रहा है और कंटिन्यूअस चला है कलर, कहाँ तक? रेड तक चल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का विजिबल स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में आता है। अब इसमें तीन चार चीजें हैं जो हम लोगों को मेजर्स करनी होती है, ठीक है। दो चार चीजें हैं जो हम लोग को मेजर करनी होती है। क्या क्या? पहला, फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी बेटा? सबको पता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में मेड कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कि ये हम लोगों का क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। यानी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय अ वेव इन अ 1 सेकेंड। नाउ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो साइकिल पर सेकेंड जो होता है वो हम लोगों का यहाँ पे यूनिट होता है। यानी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सीपीएस, दैट इज साइकिल्स पर सेकेंड। बेसिकली हम लोग हर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 सीपीएस के इक्वल भी होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना बेटा। आई नो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो द दिस फॉर्मूला, दैट इज म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है? सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो लैम्डा हमारा क्या होगा? वेवलेंथ। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल में दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी रेडिएशन इज 10⁻16 हर्ट्ज। आप मुझे इसके लिए निकालो वैल्यूज, वेवलेंथ, तो निकाल सकते हो इजिली। चलो, नाउ व्हाट इज वेव नंबर? अब ये वेव नंबर क्या होता है? सो नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। उसको हम लोग वेव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव नंबर को हम जनरली लिखते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो 1/λ से वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ द यूनिट ऑफ वेव नंबर इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। यानी जो यूनिट होता है वेव नंबर का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, क्लियर है ये चीज? ठीक है बेटा। तो ये हो गया हम लोगों का, यानी द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। और वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली 1/λ, ठीक है। तो 1/λ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो जाएगा बेटा हम लोग का वेव नंबर को डिफाइन करने का। चलो, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर बेटा, कि यूनिट क्या होती है वेव नंबर की? तो चलो देखते हैं यूनिट हम लोगों का वेव नंबर का क्या होता है और किस तरीके से हम लोग वेव नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। सो द यूनिट ऑफ वेव नंबर इज सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट होता है वेव नंबर का, वो हम लोगों का सेंटीमीटर और मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। नाउ वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, ये भी याद रखना है, ऐसे भी याद रख सकते हो, फॉर्मूले से दिख रहा है कि जो वेव नंबर होता है वो रेसिप्रोकल वेव लेंथ का होता है। नेक्स्ट देखो, वेव लेंथ को डिफाइन कैसे करोगे? अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज वेव लेंथ, तो वेव लेंथ को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? तो वेव लेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। अभी बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या मैं ये बात कर रहा हूँ क्रस्ट और ट्रफ की, ठीक है। तो मान लो ये वेव हो गया, तो इन दो चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा? जैसे ये हो गया और ये, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक क्रस्ट है। उसी तरीके से ये दोनों को क्या नाम देंगे? ट्रफ। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो ये और ये, तो इसको, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल दिया? वेवलेंथ। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज
वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वेव का प्रोपोगेशन है, तो ये हम लोग का वेवलेंथ हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली अब अगला कौन सा हो जाएगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, ये भी हम लोग का वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, याद रखो। तो इस तरीके से हम लोग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वेवलेंथ मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स हैं। तो कौन कौन से अलग अलग यूनिट्स है बेटा जिसको हमें देखना है। So wavelength is measured in a different units like एंगस्ट्रॉम हो गया, नैनोमीटर्स हो गया। तो ये सभी अलग अलग यूनिट्स हैं वेवलेंथ को मेजर करने के। सो वेवलेंथ इज मेजर इन अ डिफरेंट यूनिट्स एमस्ट्रॉन्ग। सो हमेशा याद रखना सबका रिलेशन मीटर के साथ, कि 1 एमस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं, इसमें कितने होते हैं, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो चलो याद रखो, एमस्ट्रॉन्ग की अगर बात करूं तो 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 एमस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। और आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अगर मैं नैनोमीटर्स की बात करूं तो नैनोमीटर्स के टर्म में देखो तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा रिलेशन है मीटर के साथ वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ का एक यूनिट एमस्ट्रॉन्ग हो गया, फिर हमारा नैनोमीटर हो गया, एक होता है पिकोमीटर। तो एक पिकोमीटर में बेटा 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, ठीक है। तो आप मीटर के साथ सबका रिलेशन जरूर याद रखना, बिकॉज क्या होगा कि जब आप वेवलेंथ वगैरह निकालोगे तो आपको मीटर में निकालना होगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी या म्यू वो सब मीटर के हिसाब से दे रखा होगा, ठीक है। तो आपको मीटर के साथ रिलेशन याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एमस्ट्रॉन्ग हो गया, नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया। 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 एमस्ट्रॉन्ग के इक्वल होता है। यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यानी 10 एमस्ट्रॉन्ग के इक्वल होगा हमारा 1 नैनोमीटर, और भी से 1000 पिकोमीटर। और 1 एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी होती है, 100 पिकोमीटर। यानी 1 एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यूज भी कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, 100 पिकोमीटर। नाउ अब 1 माइक्रोन क्या होता है। तो 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। एंड 1 माइक्रोमीटर का मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻9 मीटर। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटा, 1 माइक्रोन का मतलब हो गया 10⁻⁻6 मीटर, और 1 माइक्रो मिली माइक्रोन का मतलब क्या हो गया, एम माइक्रो लगा है ना, तो मिली माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻9 मीटर हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू ये बेटा आप लोग वैल्यूज को याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ 300 नैनोमीटर इन द टर्म्स ऑफ एमस्ट्रॉन्ग। तो लिख सकते हो भाई 300 × 10⁻⁹ है ना। तो आप इसको निकालना है, नैनोमीटर को एमस्ट्रॉन्ग में करना है। तो ऑब्वियसली भाई नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹मीटर, और एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब बताओ भाई 1 मीटर को अगर कन्वर्ट करना है तो ये तो 300 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर से एमस्ट्रॉन्ग में जाना है, यानी एक का फर्क है, ठीक है। अगर नैनोमीटर और मीटर में कंपैरिजन करो तो जो आपका एमस्ट्रॉन्ग है, 1 एमस्ट्रॉन्ग, तो 1 एमस्ट्रॉन्ग में इतना होता है, जबकि 1 नैनोमीटर में इतना होता है, ठीक है। ये वैल्यूज है इसकी। अब क्या कन्वर्ट कर दोगे, आपको यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यूज निकालनी है नैनोमीटर की। तो ऑब्वियसली बेटा ज्यादा फर्क तो है नहीं, क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप छोटी यूनिट में जा रहे हो, ठीक है। तो जब भी बड़ी से छोटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी छोटी से बड़ी यूनिट में आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया 3000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। Now, तो ये हम लोग का पूरा कहानी बेटा यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो, तो यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर है। अब क्या आता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं कि क्या है पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। सो द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है बेटा, जैसे कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, कि क्या होता है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, प्लैंक्स ने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था बेटा? तो सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन by the wave nature of electromagnetic radiation, right? Now the following observation could not be explained even after the electromagnetic theory of 19th century. यानी देखो, जो लाइट होता है ना, उसकी डुअल नेचर है। अभी आगे ये भी पढ़ेंगे हम डी ब्रॉगली में, कि सम टाइम दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल नेचर, सम टाइम दे बिहेव लाइक अ वेव नेचर। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वेव नेचर प्रूफ नहीं कर पाता, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो पार्टिकल नेचर प्रूफ नहीं कर पाती। तो एकदम बोल देना कि लाइट हर जगह वेव नेचर का ही है या लाइट हर जगह पार्टिकल नेचर का ही है, तो ये चीज सही नहीं है। ये डिपेंड्स कि भाई क्या कंडीशंस है। तो वहां पे लाइट कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि वेव नेचर को कौन कौन सपोर्ट करता है। तो वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना, जैसे कि डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, सब फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाउ क्लियर है? अब देखो बेटा, द नेचर एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडीज, that is a black body radiation, या the ejection of electron from the metal surface when the radiation strike it, or we say the variation of a heat capacity of a solid as a function of temperature। ये सब पार्टिकल नेचर को बता रहे हैं। ये जितने भी नाम बता रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन हो गया, हॉट बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये सभी के सभी पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इज स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये सभी के सभी किसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा? पार्टिकल नेचर को। सो पार्टिकल नेचर में आया था एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको मैक्स ने डिफाइन किया था। तो क्या बोला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में? तो उसने ये कहा था कि जब भी किसी सॉलिड को हीट करते हैं, यानी व्हेन द सॉलिड्स आर हीटेड, दे एमिट रेडिएशन ओवर द वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो बहुत ज्यादा रेडिएशन को एमिट करता है ओवर द वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, बहुत बड़ा वेवलेंथ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, मान लो इस पे ये कोई है, यहाँ पे जैसे ही लाइट जाएगी, ठीक है, जैसे ही हीट करोगे, तो अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ये लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशंस को एमिट करेगा। मान लो वहां पे सन एनर्जी आ रही है उस ब्लैक बॉडी पे, तो वहां से वाइड रेंज ऑफ क्या रिलीज होगा? रेडिएशन रिलीज होगा, जिसकी एनर्जी क्या है? म्यू। यानी द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, ठीक है, उसी को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से भी जानते थे। डन। तो ये हो गया हम लोग का भाई ब्लैक बॉडी के बारे में पूरी बात। अब मान लो ये आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड को हम हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो डल रेड आयरन है ना, व्हेन द आयरन रॉड इज हीटेड इन फर्नेस, इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड। वो पहले किसमें एकदम नहीं देखते हैं, थोड़ा सा रेड कलर का हो जाता है, डल रेड कलर का हो जाता है। एंड रेडनेस इंक्रीज विद फर्दर राइज इन टेम्परेचर, और रेडनेस बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर्स को बढ़ाते जाते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये कहानी है हम लोगों की, right? If this heated further, the radiation becomes white and become blue at a very high temperature। तो इस तरीके से वैल्यूज बदलती रहती है। यानी the emitted body radiation has a high frequency at a higher temperature, and this is indicated by the color change। कि color change हो गया भाई उसका red to blue of the electromagnetic spectrum। यानी the ideal body which emit and observe radiation of all frequency is called black body। याद रख लेना। यानी एक ऐसी बॉडी जो हर तरह का रेडिएशन एमिट करे या एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। याद रखना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये नहीं होता कि ब्लैक बॉडी ऑलवेज नीड टू बी ब्लैक इन कलर, वो कोई और कलर का भी हो सकता है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ब्लैक बॉडी नीड्स ब्लैक टू बी इन कलर, ठीक है। तो ये कहानी हो गई बेटा, और ये हम लोग का इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ का डायग्राम है, कि किस तरीके से वेवलेंथ हमारा जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे फिर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई है? घटती हुई है, ठीक है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे है कि T2 T1, और अलग अलग टेम्परेचर पे कि क्या क्या हमारी वैल्यूज आ रही है। तो इसे साफ साफ पता लग रहा है कि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी सारी कहानी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इंक्रीज एंड शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। यानी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जो इंटेंसिटी होगी एमिटेड रेडिएशन की, वो भी इंक्रीज होगी एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा पूरा।
तो अब हम लोग फोटोन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला पार्ट था ये, अब नेक्स्ट क्लास में ना न्यूमेरिकल पार्ट पूरा आएगा, जिसमें हम लोग बोहर मॉडल, उसकी कैलकुलेशन और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पूरा न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा उसमें, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था ज्यादातर इसमें। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी नेक्स्ट, उसमें हम लोग पूरा उसके डेरिवेशन करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड देन हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोहर मॉडल ऑफ एटम एंड बाकी जो भी उससे रिलेटेड कैलकुलेशन है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट में, फिर वहां से डिस्कस करेंगे।